स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में। चलिए एक बार फिर से आप लोग के बीच में प्रेजेंट हो रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। आज का ये जो टॉपिक है वो पूरा पोएट्री सेक्शन, जो आपका 10 गो चैप्टर है पोएट्री सेक्शन में, वो 1 से 5 तक जो आपको बता दूं कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से एन इपिताफ तक बहुत ही एकदम VVI क्वेश्चन को मैं इकट्ठा किया हूँ। और ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, कुल मिला करके आपको 5 गो चैप्टर से ऑब्जेक्टिव को लिया गया है और प्रत्येक चैप्टर से लगभग 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं इकट्ठा किया हूँ। ठीक है, तो ये आपको ये वीडियो जो है अगर अच्छा से आप देख लेते हैं शुरू से लेकर के अंत तक, तो बेहतर तरीके से आपको ये हेल्पफुल होने वाला है आपका फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल। पहले क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि किनको कहा जाता है। पहला जो आप चैप्टर है, पहला देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से यहाँ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक इकट्ठा किया गया है। कह रहा है कि हु इज कॉल्ड, किसे कहा जाता है द पायनियर। पायनियर का मतलब होता है मार्गदर्शक। किन्हें कहा जाता है मार्गदर्शक ना। अब मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। मेटाफिजिकल हम वैसे पोएट को कहते हैं जो लिखा करते हैं लव पर, डेथ पर, है ना, डोमिनेशन पर, ये सब पर जो लिखा करते हैं उन्हें हम लोग मेटाफिजिकल कहते हैं। यानी अबस्ट्रैक्ट चीजों पर जो लिखते हैं उन्हें मेटाफिजिकल कहते हैं। और मेटाफिजिकल के मार्गदर्शक कौन है, किनको कहा जाता है मेटाफिजिकल के मार्गदर्शक। तो आपको याद रखना है मेटाफिजिकल के मार्गदर्शक जो हैं वो आपको बता दें कि जॉन डॉन साहब हैं, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, कह रहा है कि द लाइन, ये जो लाइन है, ओ हाउ फीबल इज मेन्स पावर। ध्यान से समझिए, लाइन जो आएगा जो बीच में से उठाया गया लाइन, इसको एक्सप्लेन करके भी आप लोग को बता दिया जाएगा। कह रहा है कि ओ मनुष्य का पावर भी कितना कमजोर होता है, मनुष्य का पावर भी कितना कमजोर है। ये जॉन डॉन साहब जो हैं जब अपनी पत्नी से दूर जा रहे थे तो ये वर्ड जो हैं, ये सारी बातें जो है अपनी वाइफ कुछ समझाते वक्त बोले थे। वो बोले थे कि वो काफी ज्यादा समझाते हैं उसको, कहते हैं कि मुझे यात्रा पर जाने दो, तो फिर भी वो विलाप करती है। तो वही कहती है कि मनुष्य का पावर भी कितना कमजोर है। आगे भी है इसके आगे लाइन, लेकिन यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये आपको पूछ सकता है कितना कमजोर है ना, कि अगर उसका अच्छा भाग्य गिर जाता है, यानी खुशी खुशी से रह रहा है और बीच में कोई मुसीबत आ जाता है, तो इंसान जो है अगला पल को अपने जीवन में ऐड नहीं कर पाता है। तो कह रहा है कि लाइन कहाँ से, ओ हाउ फीबल इज मेन्स पावर, ये लाइन कहाँ से है। ठीक है, इज फ्रॉम, तो ये आपको बता दें कि ये है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द लाइन, ये जो लाइन है, नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, न इस उम्मीद से कि संसार के लोग या संसार के कोई दूसरा लेडी है जो तुमसे हमें ज्यादा प्यार देती है या दे रही, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ। हालांकि इसके आगे और लाइन है, लेकिन इतना ही लाइन जो है आपको इम्पोर्टेंट है। जब आप एक्सप्लेन इसको नहीं करना है, ये तो आपको बीच में से उठाया गया है, एक्सप्लेन करने के लिए रहता है तो पूरा लाइन दे दिया जाता है। तो वही चीज कह रहा है कि नोर इन द होप, न इस उम्मीद से कि संसार के कोई दूसरा लेडी हमें शो कर रही है, दिखला रही है। ये लाइन कहाँ से है, तो ये भी आपका हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। ठीक है, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग देखिए, प्रत्येक जो आपको बता दे कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये जो मतलब ये कह रहा है कि दैट दाउ लवेस्ट, जैसा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, एज दाउ साइस्ट, ये खुद तुम ही कहती हो, जैसा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और ये बात तुम खुद कहती हो। ये लाइन कहाँ से है, तो ये लाइन भी आपको हो गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि जॉन डॉन इज कॉल्ड, जॉन डॉन को कहा जाता है। जॉन डॉन साहब जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखे हैं, इनको कहा जाता है, कैसा पोएट कहा जाता है, तो मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। याद रखना, आध्यात्मिक कवि इनको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्टेड बी, किस प्रकार के जो प्रेमी होते हैं
उन्हें पार्टेड नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया। देखिए यहाँ BEE है, ओल्ड इंग्लिश से लिया गया ये वर्ड है, पोएम में यूज किया गया है। करा है कि किस प्रकार के जो लवर होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, है ना, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, ट्रू लवर्स, जो सच्चा प्रेम करने वाले जो प्रेमी होते हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। ये जो बात है अपने वाइफ को समझाते हैं कौन? जॉन डोन साहब। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में करा है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। क्या क्या वैसी चीजें हैं जो सूरज के पास नहीं है? क्या क्या वैसी चीजें हैं? तो देखिए पहले समझिए इस लाइन को। इसमें बताया गया है जब अपने यात्रा पर जा रहे होते हैं जॉन डोन साहब, तो ये जो है अपनी वाइफ को सूरज का एग्जाम्पल लेकर के और अपने वाइफ को समझाते हैं। कहते हैं कि देखो हम जा रहे हैं, हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम सोचो, इस बात को समझो कि हमारे पास तो सेंस भी है, हमारे पास तो डिजायर भी है कि हम जा रहे हैं और हमारे लिए तुम इंतजार भी करेगी, इसलिए हम जा रहे हैं तो मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगा। उस सूरज को देखो जिसका कोई इंतजार करने वाला नहीं है, और नहीं उस सूरज के पास कोई डिजायर है, नहीं कोई सेंस है। बताओ, जब वो अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? इसलिए यहाँ पर क्या क्या वैसी चीजें हैं जो कभी बताए हैं कि सूरज के पास नहीं है? तो सूरज के पास डिजायर और सेंस की बात किए हैं, या फिर सेंस या डिजायर की बात किए हैं कि उससे सूरज के पास न तो कोई सेंस है और न ही कोई डिजायर है, फिर भी अपनी यात्रा को, है ना, नीडर होकर के वो अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सेंस और डिजायर की बात होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर एड अनदर आवर, है ना, व्हेन गुड फॉर्चून फॉल। कौन है जो अपने जीवन में एक पल नहीं यूज करता है जब उसका अच्छा सौभाग्य गिर जाता है? पहले ही लाइन को समझिए। कभी जो है अपने वाइफ को समझाते वक्त बोलते हैं कि मनुष्य का पावर भी कितना कमजोर है, यानी मैन का पावर कितना कमजोर है कि जब उसका अच्छा भाग्य गिर जाता है तो वो अपने, ये देखिए फॉर्चून यहाँ भाग्य होगा, अच्छा भाग मतलब खुशी खुशी से रह रहा है, उसके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो मनुष्य का पावर इतना कमजोर है कि वो अगला पल को अपने जीवन में ऐड नहीं करता है। यानी कौन है जो अपने जीवन में ऐड नहीं करता है जब उसका खुशी वाला पल जो है वो गम में बदल जाता है? तो कौन है जो ऐड नहीं करता है? तो यहाँ पर आप याद रखिए मैन, मनुष्य है जो ऐड नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द स्पीकर्स ब्लड, जो स्पीकर का ब्लड है वो डीके हो जाता है। स्पीकर यहाँ यूज किया गया है जॉन डोन के लिए, कहे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जॉन डोन साहब लिखे हैं। स्पीकर का जो ब्लड है, जो खून है ना, वो डीके हो जाता है, सड़ जाता है। व्हेन द बिलव्ड, जब उनकी प्रेमिका क्या करती है तो इनकी ब्लड जो है डीके होने लगता है। तो जब वह रोती है। देखिए ये बताते हैं, कहते हैं कि देखो जब तुम साई करती हो, यानी जब तुम आह भरती हो तो ऐसा लगता है कि मेरा आत्मा हमसे दूर जा रहा है, और जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है कि मेरा जो ब्लड है वो डीके हो रहा है, यानी कि सड़ रहा है। तो जब बिलव्ड क्या करती है तो कभी का ब्लड जो है वो डीके हो जाता है, सड़ता है। तो जब वह रोती है, जब वह, है ना, विलाप करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द स्पीकर सोल, जो स्पीकर की आत्मा है वो टेक्स अवे, दूर चला जाता है। व्हेन द बिलव्ड, जब बिलव्ड, कह रहा है कि जब जो उनकी प्रेमिका है यानी एन मोर जो है वो क्या करती है तो कवि की जो आत्मा है वो उनसे निकल करके दूर चला जाता है। तो कवि खुद बताए हैं कि जब तुम आह भरती हो तो ऐसा लगता है कि हमारा शरीर से जो आत्मा है ना वो निकल के कहीं दूर जा रहा है। तो इससे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साई। साई का मतलब हो जाएगा आह भरना। जब वह आह भरती है, दो चीज याद रखिए, जब वह रोती है तो कवि का ब्लड जो है वो डीके होता है, और जब वह आह भरती है तो कवि की आत्मा जो है इनके शरीर से ऐसा लगता है कि दूर निकल करके जा रहा है। ठीक है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो 10 क्वेश्चंस थे ये आपको कंप्लीट हो गए। चलिए अब हम दूसरा चैप्टर में चलते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की ओर। चलिए यहां पर देखिए आपका दूसरा चैप्टर हो गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा खुद का गाना। इसको वाल्ट हिटमैन साहब लिखे हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन रिटन बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को इकट्ठा किया गया है।
इस जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसको आप लोग अच्छा से अध्ययन कर लें, फाइनल एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद 6 से लेकर के 10 तक का जो पोएम जो होगा उसका ऑब्जेक्टिव मैं अगला वीडियो में बना दूंगा। इसमें 1 से लेकर के 5 तक का वीडियो में इकट्ठा किया हूं, 1 से लेकर के 5 तक के जो पोएट्री सेक्शन है उसका। कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है किसके द्वारा? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि वाल्ट हिटमैन वाज बोर्न एंड डाइड इन। वाल्ट हिटमैन का जन्म हुआ था और मरे थे कब? तो इनका जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हो गया था 1892 में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन। देखिए लीव्स ऑफ ग्रास जो है वो इनकी रचना है वाल्ट हिटमैन साहब का। लीव्स इसमें जो है ना ये कहिए कि पोएम का ढेर सारा कलेक्शन है इस बुक में, है ना। लीव्स ऑफ ग्रास एक बुक है, इसमें ढेर सारा पोएम का जो है कलेक्शन है। तो ये प्रकाशित कब हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था, आपको बता दें कि 1855 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लीव्स ऑफ ग्रास इज द कलेक्शन ऑफ द पोएम्स ऑफ। ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है वो कविताओं का संग्रह वाला ये बुक है, और ये बुक है किनका है? ये बुक तो ये बुक है, आपको बता दें कि वाल्ट हिटमैन साहब का। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद से गा लेता हूँ, मैं खुद से उत्सव मना लेता हूँ। ये लाइन लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। इसके बाद देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि हाउ ओल्ड इज द पोएट। कवि जो है वो कितने वर्ष का है ना? वाल्ट हिटमैन साहब जो हैं वो कितने वर्ष का हैं? तो देखिए 37 ईयर्स जिक्र किया गया है इनके उम्र का। ये खुद कहते हैं कि हमारे पास जो टेक्निक है खुद से गा लेने की, खुद से उत्सव मना लेने की, ये जो है हमें हमारा हेल्थ को बरकरार रखा है। हमारा उम्र 37 साल हो गया है और मैं आशा करता हूं कि मुझे मरने तक मेरा जो हेल्थ है वो सीज नहीं होगा। ये कहना है वाल्ट हिटमैन साहब का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ड्यूरिंग द सिविल वार। देखिए अमेरिका में जो है गृह युद्ध हुआ था, तो कह रहा है कि गृह युद्ध के दौरान वाल्ट हिटमैन वर्कड एज। वाल्ट हिटमैन साहब काम किए थे क्या चीज का? तो वो काम किए थे वॉलेंटियर का। क्या चीज का काम किए थे? वॉलेंटियर का। ठीक है, वॉलेंटियर यानी स्वयं सेवक होता है, वॉलेंटियर का वहां पे काम किए थे जब अमेरिका में सिविल वार हुआ था तो। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। आशा करता हूं कि सीज नहीं होगा, सीज यानी खत्म नहीं होगा, टिल डेथ मरने तक मेरा उम्र जो है ना, मेरा जो हेल्थ है वो खत्म नहीं होगा। ये कहना है वाल्ट हिटमैन साहब का। कह रहा है कि लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वाल्ट हिटमैन इज कॉल्ड। वाल्ट हिटमैन साहब को कहा जाता है, कैसा पोएट कहा जाता है? तो पीपल्स पोएट। याद रखिएगा, इनको पीपल्स पोएट कहा जाता है। वाल्ट हिटमैन साहब को पीपल्स पोएट कहा जाता है। इसके बाद देखिए इसका अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। और जो मैं मानता हूं वो तुम भी मानोगे। देखिए ये जो वाल्ट हिटमैन साहब है लोगों को सलाह दिया अपने पोएम के माध्यम से कि मैं जब भी डिप्रेशन में होता हूं, मैं जब भी टेंशन में होता हूं, तो मैं खुद से गा लेता हूं, मैं खुद से उत्सव मना लेता हूं। और मैं आशा करता हूं तुम लोगों से, यानी हम लोग से उम्मीद करते हैं कि जो मैं मानता हूं वो तुम भी मानोगे। वो क्यों नहीं मान सकते हो? ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं। वो कवि कहते हैं कि जिस मिट्टी से मेरा शरीर बना है वही मिट्टी से तुम्हारा भी शरीर बना है। हमारे भी पेरेंट्स हैं, तुम्हारे भी पेरेंट्स हैं, हमारे अंदर भी ब्लड है, तुम्हारे अंदर भी ब्लड है। तो क्या मैं जो कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते हो? इसलिए आशा है कि जो मैं मानता हूँ वो तुम भी मानोगे। यानी क्या मानने के लिए? तो वही चीज को मानने के लिए कि मतलब मैं खुद से गा लेता हूँ, मैं खुद से उत्सव मना लेता हूँ, तो ऐसा तुम भी करो। तो यहाँ पर कह रहा है कि लाइन कहाँ से लिया गया? तो ये लाइन आपको बता दें कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में कह रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यानी तीसरा जो चैप्टर है वो है आपको नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिए देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग, कि अब जो पत्तियां हैं वो गिर रहे हैं। तो पत्तियां कैसे गिर रहे हैं? तो पत्तियां जो है वो आपको तेजी से गिर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है कवि जो है W.H. ऑडेन साहब जो हैं वो मनुष्य के जीवन की तुलना पेड़ की पत्तियों से किए हैं।
वो कहते हैं कि मनुष्य जो इस पृथ्वी पर आया है एक दिन उसको मर जाना है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पेड़ में पत्तियां निकलता है और फिर गिर जाता है और फिर नई नई पत्तियां निकलता है, मतलब यही चक्र चलते रहता है, वैसा चक्र इंसान के साथ भी चलता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन रिटेन बाय। ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, ये लिखा गया है, ये पोएम किसके द्वारा? तो ये आपको लिखा गया है, बता दें कि W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? W.H. ऑडेन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। और प्रैम्स के मतलब होता है बच्चों की गाड़ी, और बच्चों की जो गाड़ियां है ना वो रोलिंग कर रही। रोलिंग ऑन के मतलब होता है लुढ़कना। बच्चों की गाड़ी जो है वो लुढ़क रही है। लुढ़कने का मतलब ही समझिए। W.H. ऑडेन साहब जो हैं वो ये बतलाने की कोशिश किए हैं कि मतलब जो वयस्क लोग हैं वो तो मृत्यु की ओर जा ही रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो भी गाड़ी पर बैठे हुए हैं, उनका गाड़ी जो है धीरे धीरे लुढ़क रहा है। लुढ़कने का मतलब ये समझिए कि उनकी गाड़ी जो है मृत्यु की ओर जा रहा है। यानी उनका कहने का मतलब है कि छोटे बच्चे जो है वो भी नहीं बचेंगे, एक दिन वो भी नष्ट हो जाएंगे। यानी ये बताए हैं कि मनुष्य का जब बच्चा जन्म लेता है छोटा, तो लोग कहते हैं कि वो बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन W.H. ऑडेन साहब का कहना है कि वो बच्चा बढ़ता नहीं है, उसका उम्र जो है वो दिन पर दिन घटते जाता है। तो वही कह रहे हैं कि बच्चों की गाड़ी जो है ना वो भी रोलिंग कर रही है, मतलब लुढ़क रही है। तो ये लाइन जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको बता दे कि ये जो है आपको बता दे कि लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। ट्रेवलर्स यानी यहाँ पर हम लोग को ट्रेवलर्स कहा गया है। ट्रेवलर माने यात्री होता है। हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं, हम लोग यात्री हैं। मतलब कैसी यात्रा? तो हम लोग जो है यात्रा कर रहे हैं, अपने मृत्यु की ओर जा रहे हैं। W.H. ऑडेन साहब बताए हैं कि मनुष्य की जो जिंदगी है वो तेजी से मृत्यु की ओर भाग रही है। भले ही लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उसका मृत्यु जो है बहुत तेजी से भाग रहा है और ये जो है अंतिम क्षण में है। अंतिम क्षण में है मतलब ये समझिए कि ये जो है मतलब ये अपनी यात्रा को पूरा करने वाला है। मतलब बहुत तेजी से जो है मृत्यु की ओर इसका उम्र जो है बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि लाइन जो है कहाँ से लिया गया? तो ये लाइन जो है आपको नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि व्हिस्परिंग नेगोवर। व्हिस्परिंग का मतलब होता है चुगली करने वाला और नेगोवर का मतलब होता है पड़ोसी। जो चुगली करने वाले पड़ोसी है, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। वो एक दिन हम लोग को प्लक कर लेंगे। प्लक के मतलब होता है तोड़ना, छीन लेना। हम लोग को एक दिन छीन लेंगे। ये जो रियल डिलाइट, जो वास्तविक खुशी में आज हम लोग जी रहे हैं ना, यहाँ से तोड़ करके हम लोग को छीन करके अपने हम लोग के लाइफ को, और ये जो व्हिस्परिंग नेगोवर है वो एक दिन ले जाएगा कहाँ? यमलोक में। यानी व्हिस्परिंग नेगोवर यहाँ पर ही समझिए ना, चुगली करने वाला पड़ोसी। ये जो यमराज हैं, यमराज, ये W.H. ऑडेन साहब बताए हैं कि मनुष्य भले नहीं देख पा रहा हो, लेकिन उसके लेफ्ट और राइट में व्हिस्परिंग नेगोवर पहले ही से घूम रहे हैं। यानी चुगली करने वाले पड़ोसी, जिसको हम लोग यमराज कहते हैं, पहले ही से आकर के वेट कर रहे हैं कि जितना जल्दी इसका समय पूरा हो कि इसको हम प्लग करके जो है और ले जाएं। कहाँ से? रियल डिलाइट से, वास्तविक खुशी में जो मनुष्य जी रहा है, इसको जो है एक दिन प्लग करके, और ये जो व्हिस्परिंग नेगोवर है, यमराज जो है, वो हम लोगों को लाइफ को छीन करके और यमलोक में लेकर के चले जाएंगे। तो ये कह रहा है कि ये लाइन कहाँ से है? तो ये लाइन आपको बता दे कि ये है आपको नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है। इसके बाद देखिए एंड द नाइटिंगल इज डम। और बुलबुल जो है, नाइटिंगल का मतलब यहाँ बुलबुल, बुलबुल जो है वो गूंगा पड़ गया है, गूंग हो गया है। तो ई लाइन कहाँ से है? तो ई लाइन है आपको बता दें वहीं से, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है। इसमें जो है ये जो W.H. ऑडेन साहब हैं ये खुद बताए हैं कि जो बुलबुल जो पक्षी है वो गूंग पड़ गया है। उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रकृति में कैसा परिवर्तन हो रहा है। यानी पेड़ की पत्तियों को नीचे गिर जाना है ना, इसकी घोंसला को इसे डर है, और ये दृश्य को ऐसा लगता है कि इसकी जो घोंसला है वो नष्ट हो जाएगा। और ऐसी चीजों को देख करके जो बुलबुल है, इसकी जो आवाजें हैं वो बंद हो गई है। तो कह रहा है कि लाइन कहाँ से है? तो यह है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फॉर व्हाट, क्या चीज के लिए W.H. ऑडेन वाज गिवन द पुलिट्जर प्राइज। क्या चीज के लिए W.H. ऑडेन साहब को पुलिट्जर प्राइज दिया गया था? तो क्या चीज के लिए दिया गया था? देखिए द एज ऑफ एनेक्जिटी को के लिए, ये इनकी रचना है। ठीक है, द एज ऑफ एनेक्जिटी के लिए इनको मिला था पुलिट्जर प्राइज मिला था।
ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन। नर्स यानी छोटे छोटे जो पेड़ है ना, वो भी एक दिन कब्र में चले जाएंगे। ये लाइन कहाँ से है? तो इसमें जो है इसके माध्यम से W.H. ऑडेन साहब जो हैं ये बताए हैं कि छोटे छोटे यानी बड़े वृक्ष के नीचे उगने वाले जो छोटे छोटे नर्स है वो भी उनकी नहीं रहेगी, वो भी एक दिन बड़ा होंगे और उनकी पत्तियां वगैरह जो है वो नहीं रहेंगे, उसमें उनकी पत्तियां जो है गिर जाएंगे, कब्र में चली जाएगी। ठीक है, और कुछ कब्र में चली गई है। तो ये लाइन कहाँ से है? ये है आपको नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हु इज द डम, कौन गूंगा है इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कौन गूंग हो गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में? तो गूंग की हम बात कर रहे थे, वही नाइटिंगल जो बुलबुल पक्षी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि W.H. ऑडेन बिलोंग्स टू। W.H. ऑडेन साहब संबंध रखते हैं कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपको बता दें कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर। चैप्टर नंबर 4 ऑड टू ऑटम, शरद ऋतु। शरद ऋतु का गीत, शरद ऋतु। देखिए इसमें पहला जो आपको क्वेश्चन है करा है कि जॉन कीट्स जॉन कीट्स एक हैं, कैसा पोएट हैं? तो देखिए इन नेचर पोएट भी इनको आप कह सकते हैं या रोमांटिक पोएट भी कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका रोमांटिक पोएट। अगर नेचर रहता तो नेचर पोएट भी हो जाते। ठीक है, अगर रोमांटिक की जगह नेचर पोएट होता तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जॉन कीट्स बिलोंग्स टू। जॉन कीट रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। मून फील्ड नामक जगह पर इनका जो है जन्म हुआ था और इन फील्ड नामक जगह पर इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया था। तो वही है जॉन कीट्स बिलोंग टू। जॉन कीट्स संबंध रखते हैं कहाँ से? इंग्लैंड से, यानी मून फील्ड नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एंड गैदरिंग स्वेलोज। देखो स्वेलो जो है यहाँ पर ये छोटे छोटे पक्षियों की बात किया जा रहा है। स्वेलो का मतलब होता है छोटी पक्षियां। जो छोटे पक्षियां हैं वो गैदरिंग हो जाते हैं, गैदरिंग मतलब इकट्ठा हो जाते हैं और ट्विटर इन द स्काई, वो आकाश में गाने लगते हैं। ये लाइन कहाँ से है? तो देखिए जॉन कीट्स साहब जो हैं वो ऑड टू ऑटम पोएम में ये बताए हैं कि इतना सुहावना मौसम है ये कि इस मौसम में जो छोटे छोटे कीट पतंग वो सब गाने लगते हैं और पक्षियां जो हैं, छोटी छोटी जो पक्षियां हैं वो गैदरिंग होती हैं, इकट्ठा होती हैं। छोटी छोटी पक्षियां, स्वेलो यहाँ छोटी पक्षियों के लिए आया है, और ट्विटर करते हैं। ट्विटर का मतलब चहचहाते हैं, कहाँ? आकाश में। ये इतना सुहावना मौसम है कि इस मौसम में पक्षियां इकट्ठा होकर के और आकाश में चहचहाते रहते हैं। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको बता दें कि ये आपको लिया गया है ऑड टू ऑटम से। कहाँ से लिया गया है? ऑड टू ऑटम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए व्हिच सीजन इज कॉल्ड। किस सीजन को कहा जाता है, किस ऋतु को कहा जाता है? द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। किस सीजन को फलों को परिपक्व कर देने वाला सीजन कहा जाता है? तो देखिए इस मौसम में ऑड टू ऑटम जो है, ये जो ऑटम मौसम है, इस मौसम में जो फल हैं वो पक जाते हैं, फल जो है वो रस से भर जाते हैं और जो फूल हैं वो भी रसों से भर जाते हैं। तो फलों को पूरी तरह से परिपक्व कर देने वाला कौन सा मौसम है? तो ये आपको बता दें कि ऑटम है, यानी शरद ऋतु है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में कह रहा है कि द ऑटम इज कंस्पायरिंग विथ। ऑटम जो है इस चैप्टर में, ये जो ऑटम आप देख रहे हैं ऑड टू ऑटम, इस चैप्टर में ये जो ऑटम है, ये जो मौसम है वो सूरज से कहना चाहता है कि आइए हम लोग दोनों जो हैं दोस्ती करें, हम लोग कंस्पायरिंग करें, यानी षड्यंत्र रचे। विथ किसके साथ? तो सन के साथ, यानी देखिए द सन, सूर्य के साथ दोस्ती करने के लिए और षड्यंत्र रचने के लिए कहते हैं टू लोड एंड ब्लेस द वाइन, कि लताओं में लगे हुए कुछ जो फल हैं उनको जो है हम लोग लोड करने का काम करेंगे, उसको जो है हम लोग लादने का काम करेंगे, और छोटे छोटे जो पेड़ों में लगे हुए होंगे फले उनको भी हम लोग लादने का काम करेंगे। तो आइए हम लोग दोनों कंस्पायर करते हैं, यानी ऑटम जो है वो षड्यंत्र रचता है। कंस्पायर का मतलब षड्यंत्र रचना होगा, जालसाजी करना। षड्यंत्र रचते हैं फलों को पका देने के लिए, लोड कर देने के लिए पेड़ों को, किसके साथ? तो सूरज के साथ कंस्पायर करता है कौन? ऑटम। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि वेयर डू द वाइन्स रन। जो लताएं हैं वो कहाँ फैली हुई रहती है? रन मने से दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ रन मतलब चारों तरफ फैलना। कहाँ है जो लताएं हैं वो फैली हुई रहती है? तो देखिए लता इसमें बताया गया कि थैच यानी छप्पर, छप्परों पर जो लताएं हैं
उनमें लगने वाले फलों को जो है ना हम लोग पकाने का काम करेंगे, जो पेड़ में है उनको भी हम लोग पकाने का काम करेंगे। ऑटम जो है ये बात जो है सूरज से कहता है कि आइए हम लोग दोनों षड्यंत्र रचते हैं। तो लताएं कहाँ रहेगी, तो लताएं जो है थैच पर रहेगी। थैच के मतलब होता है छप्पर, ऑन द थैच। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हु इज क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। उगता हुआ जो सूरज है उसका क्लोज फ्रेंड कौन है, जिगरी दोस्त कौन है, तो जिगरी दोस्त है ऑटम। और यही दोनों ऑटम और जो सन है ना मैच्योरिंग सन, ये दोनों आपस में जबरदस्त दोस्ती करने की सोचते हैं और दोस्ती करके जो है सभी फलों को पकाने का काम करते हैं और फूलों को जो है रस से भरने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि हु थिंक्स दैट, कौन सोचता है कि वार्म डेज विल नेवर सीज, कि गर्मी के दिन जो है वो अब ना आए। कौन सोचता है, तो देखिए कवि जो हैं जॉन कीट्स साहब जो हैं, ये आपको बता दें कि बताते हैं कि चलिए हम लोग जो फूल हैं यानी ऑटम जो है ये कंस्पायर करता है जब सन के साथ, सूर्य के साथ जब षड्यंत्र रचता है, तो दोनों आपस में बातचीत ये करते हैं कि चलिए हम लोग दोनों जो हैं षड्यंत्र रच के और फलों को तो पका ही देंगे, लेकिन जो फूल हैं, जो मधुमक्खियों के लिए जो फूल है ना उसको भी हम लोग जो है रस से भरने का काम करेंगे। और मधुमक्खियां जो है ना वो इतना रस लेने में मशगूल हो जाएगा उस फूल में कि वो जो है वो मतलब ये सोचे कि गर्मी के दिन जो है वो ना आए, इस तरह से गर्मी के दिन ना आए। तो ये लाइन जो है ये करा है कि कौन सोचता है ऐसा, तो देखिए ये आपको बी यानी फूलों पर कौन बैठता है, मधुमक्खी बैठता है। तो मधुमक्खी ऐसा सोचता है कि गर्मी के दिन जो है मतलब वो आनंद लेने में मशगूल हो जाता है उस क्या बोलते हैं रस को, उस फूल के रस को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि लामिया एंड हाइपेरियन हैव बीन रिटन बाय, लामिया और हाइपेरियन लिखा गया है किसके द्वारा, तो ये आपको लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। ठीक है, चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं 5वां चैप्टर की ओर। 5वां चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप लोग देखिए। 5वां जो चैप्टर है इसका नाम है एन इपिताप। 5वां चैप्टर का नाम है एन इपिताप, जिसको हम लोग समाधि कहते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एन इपिताप हैज बीन रिटन बाय, एन इपिताप जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, तो एन इपिताप जो है आपको बता दूं कि यह वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वाल्टर डिला मेयर बिलोंग्स टू, वाल्टर डिला मेयर जो है वो रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, वाल्टर डिला मेयर साहब, तो वाल्टर डिला मेयर साहब जो है वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अधिकांश जो पोएट आपको मिलेंगे वो इंग्लैंड का ही मिलेंगे अधिकांश। इसके बाद देखिए वाल्टर डिला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, वाल्टर डिला मेयर जो है वो हम लोगों को जागरूक किए हैं है ना एन इपिताप के माध्यम से, क्या चीज के लिए, ऑफ द, तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये जो आधुनिक युग में जी रहे जो लोग हैं ना, इनकी जो मानवता का जो कंडीशन है, स्थिति है, उसको बारे में जो है ना ये दर्शाने का काम किया, हम लोग को जागरूक किए हैं। इसके बाद देखिए कह रहा है कि हु वाज बॉर्न एंड डाइड इन, देखिए वही हु जो है यहाँ पर ही समझिए कि वाल्टर डिला मेयर साहब के लिए आया है। वाल्टर डिला मेयर जो है वो जन्म लिए थे और मरे थे कब, वाल्टर डिला मेयर साहब का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, तो इनका जन्म 1873 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1873 में इनका जन्म और मृत्यु हुआ था 1956 में, तो इनका जन्म जो है वो 1873 में हुआ था और मृत्यु हुआ था 1956 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इन द पोएम एन इपिताप द लेडी बिलोंग्स टू, कह रहा है कि ये जो पोएम है एन इपिताप, इस इपिताप पोएम में जो लेडी है, जिस लेडी के बारे में इपिताप बनाया गया है, यानी वाल्टर डिला मेयर के जो बिलव्ड है, जो प्रेमिका है ना, या फिर वाइफ कह लीजिए, कह रहा है कि उसके लिए जो बनाए हैं वो लेडी रखती है संबंध कहाँ के रहने वाली है, तो खुद बताए हैं कि इतनी ज्यादा सुंदर थी, वाल्टर डिला मेयर बताए हैं कि इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसको इतना सुंदर पूरे वेस्ट कंट्री में कोई नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेस्ट कंट्री के रहने वाली थी। इसके बाद देखिए कह रहा है कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज शी, विचरण करने वाली तो थी, लाइट ऑफ स्टेप के मतलब होता है विचरण करने वाली,
लाइट ऑफ स्टेप, विचरण करने वाली तो थी लेकिन वो मेरी क्या थी, हर्ट थी, मेरी दिल थी। यानी ये जो है अब दुख व्यक्त करते हैं अपने वाइफ के लिए, अपने बिलव्ड के लिए। तो ये लाइन लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है एन इपिताफ से। इसके बाद देखिए कह रहा है कि आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ये जो आपको बता दें कि जो वाल्टर डी ला मेयर साहब हैं वो अपने वाइफ की बनी हुई जो समाधि है वहां पर डे जाते हैं, सुबह सुबह फूल चढ़ाते हैं और वहीं पे वो थोड़ा समय के लिए रुकते हैं और रुक करके सारी बातों को वहीं पे बोलते हैं। वहीं पे वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे लगता है कि वो हद से ज्यादा सुंदर लेडी थी, पूरे वेस्ट कंट्री में उसको इतना कोई सुंदर नहीं था। कराई की लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन आपको बता दें कि एनईपी ताप से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें 8 ही क्वेश्चंस हैं जो इंपोर्टेंट बनाए गए हैं, तो इसको आप लोग अच्छा देख लिया। करा कि हु वाज अवार्डेड विथ ऑर्डर ऑफ मेरिट, किनको नवाजा गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट से। ऑर्डर ऑफ मेरिट से किनको नवाजा गया था 1953 ईस्वी में, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से वाल्टर डी ला मेयर साहब को नवाजा गया था। इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था सन 1953 ईस्वी में। किनको मिला था, वाल्टर डी ला मेयर साहब का। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो को आप लोग जो है अच्छे तरीका से शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग इसको देखेंगे। इस तरह के इम्पोर्टेंट जो आपको एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं अपलोड करते रहूंगा। और 1 से लेकर के 5 तक का ये वीडियो कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव 10 लगभग 10 क्वेश्चन जो है ना हर चैप्टर से किया गया है, और ये जो एनिपिताप है इससे 8 क्वेश्चन को इकट्ठा किया गया है। ठीक है, तो अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें 6 से लेकर के 10 तक का जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को इकट्ठा करके और इसको जो है बना करके अपलोड किया जाएगा। और इस चलिए थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।